डॉक्टर अनु पासवान कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और राय तपन भारती जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मतदान का दूसरा चरण है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनु जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इन दो सीटों के हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती लगती है? हालांकि जो गौतम बुद्ध नगर सीट है उसमें अलायंस में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन गाजियाबाद से कांग्रेस के कैंडिडेट है। कितनी बड़ी चुनौती लगती है ये दोनों सीटें आपको? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी जी, बहुत बहुत सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, इंडिया अलायंस ने बहुत पहले से अपने सारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे प्रक्रिया में चलाया भी है। चाहे आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे सपा की बात करें, सभी ने बहुत जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयास भी किया और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। तो इसमें चुनौती की कोई बात नहीं है हमारे लिए, और जनता इस बार मूलभूत मुद्दों पे वोट कर रही है और जनता जान रही है कि इस समय उनके लिए जो चुनौतीपूर्ण एक है वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई, वो है लोगों को, महिलाओं को, किसानों को उनका हक अधिकार दिलाना, सुरक्षा की बात। और इन्हीं के आधार पे जनता इस बार बहुत सोच समझ के अपनी वोटिंग कर रही है और इसका पूरा हमें देखने को मिलता है हमारे प्रथम चरण के वोटिंग में। तो इसलिए हम ये बहुत इंडिया अलायंस के सभी जिम्मेदार लोग ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि इस बार जनता ने अपना प्यार और इसने पूरी तरीके से इंडिया अलायंस को प्रथम चरण में भी दिया है और इस चरण में भी देगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मूलभूत मुद्दों पे लोगों से बात की है और अपने मैनिफेस्टो में भी इन्हीं मूलभूत मुद्दों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों को एमएसपी की गारंटी की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, ये सारे मूलभूत मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने रखी है और ये बात जन जन तक जान रहे हैं। यूपी के एक एक लोग इस बात से बखूबी जानकारी है कि इस वक्त कौन पार्टी या कौन गठबंधनीय पार्टी लोगों की, जनता की बात कर रही है। और बीजेपी पार्टी, जिसको आप देख सकते हो उनके मैनिफेस्टो को 2014 में उनके जो मैनिफेस्टो थे और इस बार 2024 के आप उनके मैनिफेस्टो को देख सकते हैं कि 2014 में बीजेपी की मैनिफेस्टो में सबसे पहले था आपको 2 करोड़ नौकरी देना, लोगों को महंगाई मुक्त करना, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करना, महिलाओं को सशक्त करना। मगर आज के मैनिफेस्टो में बीजेपी के ये सारे मुद्दे गायब है। ना तो वो महंगाई की बात कर रहे हैं, ना तो वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ना ही उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है। तो ये सारी चीजें भारत की जनता और यूपी की जनता बखूबी जान रही है, क्योंकि यूपी की जनता के युवाओं ने पूरे बीजेपी के शासनकाल में अपने बेरोजगारी को लेकर जितने आंदोलन किए, अपने हक अधिकार को लेकर जितने आंदोलन किए, महिलाओं ने अपने हक अधिकार को लेकर जितने आंदोलन किए, किसानों ने जितने आंदोलन किए, आज तक किसी भी सरकार में इस हद तक किसी ने भी आंदोलन नहीं किया होगा। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यूपी की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो बीजेपी के इस जुमले की सरकार की पूरी चेहरे को पहचान चुकी है और इस बार इंडिया अलायंस को वो अपनी पूरी और पूरा प्यार स्नेह देगी। जिन तमाम मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, जिसका जिक्र आपके न्याय पत्र में भी किया गया है, वो तो 2019 में भी किया गया था, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आया। इस पर हम बात करेंगे। अनु जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अशोक जी भी कनेक्टेड है। अशोक जी, आपका रुख करते हुए आप कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये वो सीट है, गाजियाबाद हो गई, गौतम बुद्ध नगर हो गई, आपका कैंडिडेट तो गौतम बुद्ध नगर सीट पर है। ये वो सीट है जिस पर जनता ने, गौतम बुद्ध नगर की जनता ने 2 बार महेश शर्मा को यहां से कैंडिडेट, जब वो बीजेपी के थे तो उनको जिताया है, सिटिंग सांसद, वो अभी भी यहाँ के हैं। बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे भी कराती है, अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखती है तो टिकट भी काट देती है, लेकिन फिर भी तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। तो सपा के लिए आपको कितनी बड़ी चुनौती यहाँ नजर आती है, अशोक जी?
देखिए, अगर आपने पर्टिकुलर नोएडा की बात किया, जो कि डॉक्टर साहब है, डॉक्टर महेश शर्मा जी। उनको लेकर के वहां की जनता में बड़ा असंतोष है। टाइम टाइम पे आपको इसके पहले तमाम आंदोलन हुए उनके खिलाफ, त्यागी समाज का आंदोलन हुआ उनके खिलाफ, कुछ बातों को लेकर के बाकायदे रैलियां हुई। तो अच्छा, उनके खुद के जो वहां पे जो लोकल यूनिट है, हम लोग क्योंकि नोएडा आना जाना रहता है, तो वहां पे बड़ा असंतोष है भारतीय जनता पार्टी की खुद के वहां पे लीडरशिप में नोएडा के। और उनके पार्टी के जो नागर साहब को उतारा है, उनकी छवि, हालांकि वो भी चिकित्सक ही है पेशे से, उनकी छवि बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात कि 2 बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां की जो जनता की भावनाओं के अनुरूप डॉक्टर महेश शर्मा काम नहीं कर पाए। वो हॉस्पिटल चलाते हैं, आपको बताने में मुझे गुरेज नहीं है कि वो कभी भी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर के कभी ना तो सड़क पे उतरे और ना ही कभी उनके बीच दिखे। वो 5 साल अपना बाकायदे चौड़े होकर हॉस्पिटल चलाए, पैसे कमाए और फिर जो है टिकट लेकर के फिर चुनाव में आ गए। तो जनता इतना झेल चुकी है वहां नोएडा की कि अब उनसे छुटकारा पाना चाहती है। और वहां पे जो हमारे नागर साहब हैं, उनकी तरफ जनता का पूरा रुझान है। अच्छा, सिर्फ गौतम बुद्ध के नगर की बात नहीं, मैं तो 8 सीटों की बात कर रहा हूँ जहां पे आज चुनाव हो रहा है। आपको याद होगा कि लगभग 8 सीटों में, मुझे जहां तक याद है, अमरोहा को छोड़ करके जहां पे दानिश अली साहब सांसद हैं, सारी सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार जो कमोबेश स्थिति उसके ठीक विपरीत है। आपको याद होगा जब 2019 में, इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की परिस्थितियां थी कि डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ परिस्थितियां थी, लेकिन किसी वजह से वो चुनाव जीतने में सफल हो गए। लेकिन अब दिनों दिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई उनके खिलाफ। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, जो 8 सीटों का इसके पहले चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, और 8 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, कुल मिलाकर 16 सीटें, और वो 80 में से 16 आप अगर माइनस कर देंगी तो भारतीय जनता पार्टी का वो जो 80 में से 16 माइनस करने के बाद लगभग आ रहा संख्या 64, और 64 सीटों पे भारतीय जनता फिर चुनाव लड़ने जा रही है। 16 सीटें उनकी माइनस हो गई 80 में से। तो जब वे कहते हैं 400 पार, तो उसमें से उत्तर प्रदेश में जो 80 है, 80 में से 16 माइनस हो जाएंगे आज शाम को जब चुनाव थम जाएगा। दूसरी बात, जब माननीय मोदी जी की भाषा या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की भाषा अगर आप सुनेंगी, तो जो भाषा पहले थी वो भाषा में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह की डेरोगेटरी रिमार्क्स उनके द्वारा भाषणों में दिए जा रहे हैं या माननीय योगी जी के द्वारा भाषणों में दिए जा रहे हैं, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देश की मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया ने भी इस पे तल्ख टिप्पणियां की है माननीय मोदी जी के भाषण पे। तो जैसे जैसे चुनाव आप देखेंगे चरणबद्ध तरीके से खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे माननीय मोदी इतने आश्वस्त आप है सहयोगी, इतने आश्वस्त आप है इंडिया अलायंस की जीत को लेकर? बिल्कुल, हम लोग आश्वस्त इसलिए हैं कि जो माननीय मोदी जी का आप देखें कि व्यवहार, अगर वो चुनाव जीत रहे होते, उनके इंटरनल सर्वे में उनको लगता है कि चुनाव हमारा निकल रहा है, तो इस तरह बौखलाहट में इस तरह से भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, मंगलसूत्र तक नहीं आते, और ये नहीं कहते कि कांग्रेस जीत जाएगी, सपा जीत जाएगी तो आपकी संपत्तियों को एक धर्म विशेष को बांट देगी। इस तरह का घटिया रिमार्क्स उनके द्वारा नहीं आता। उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो लगातार चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उनकी हार की लगातार पटकथा लिखी जा रही है। ठीक है। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता लाइव कनेक्ट हो गए। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की हम बात कर रहे थे, कितने आश्वस्त हैं इन दोनों सीटों को लेकर आप? देखिए, आज दूसरे चरण के अंतर्गत 8 लोकसभा सीटों का चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और इस 8 में से 7 हम जीते हुए हैं। और ये वो रीजन है जहां बीजेपी हमेशा से बहुत बढ़िया करती आई है। पिछली बार इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी, बसपा और लोकदल, ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। इस बार बसपा अलग है, लोकदल भी उनके साथ नहीं है, लोकदल हमारे साथ है। तो इस बार मुझको लगता है कि पहले भी इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, और इस बार उस जीत के अंतर को ऐतिहासिक रूप से मुझे लगता है कि लगभग 7 से 8 लाख के अंतर से भाजपा जीतने वाली है। बहुत अच्छी तरह से ये रीजन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और अविश्वसनीय जीत का आधार इस बार इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। बहुत बड़ी जीत, बहुत अच्छी जीत, और जिस प्रकार की हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, बहुत बड़ी जीत का आधार बनने वाला है। और मुझे लगता है कि जो एक तरह से वोटों की सुनामी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको इस
रीजन में नजर आएगी। पहले भी हमने देखा है 5 लाख से ज्यादा से जीत हुई है और पूरा देश इस समय मोदी पर संजय जी, फिर आपके विरोधी ये सवाल करते हैं कि अगर पकड़ इतनी मजबूत थी तो कैंडिडेट बदलने की जरूरत क्यों पड़ी है? गाजियाबाद की बात कर रही हूं मैं। देखिए, कैंडिडेट तो जो कार्यकर्ता है, जनता है और नेतृत्व हमेशा दायित्व में बदलाव करता रहता है, उसी के आधार पर ये परिवर्तन है। और आप देखें कि लगातार इसके पहले राजनाथ जी उस रीजन में रहे हैं, उनको परिवर्तन किया है, तो परिवर्तन दायित्वों का परिवर्तन होता है। मुझे लगता है कि इसी के आधार पर पिछली बार से जब कैंडिडेट्स और बदल कर आए तो उन्होंने और बड़ी जीत का आधार बनाया। निश्चित रूप से इस बार भी और बड़ी जीत का आधार ये क्षेत्र बनेगा, इस पे कहीं कोई संशय नहीं है। ये एकदम अटल सत्य की तरह है कि इस बार पिछली बार से दोगुनी बड़ी जीत का परिणाम इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। इस पे कहीं कोई संशय नहीं है, एक मात्र भी कहीं 1% भी कोई संशय नहीं है। बहुत बड़ी जीत जैसे पिछली बार मिली थी, उससे भी बड़ी जीत जनता पार्टी को मिलने वाली है, क्योंकि मोदी के नाम पर, भाजपा के काम पर और कमल के निशान पर वोट पड़ने वाला है। लगातार इस क्षेत्र के अंदर चाहे लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती रही है और इस बार भी अपने को निश्चित रूप से दोहराने वाली। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। तपन भारती जी, आपके पास आते हुए, माफ कीजिएगा थोड़ा देरी से आ रही हूँ आपके पास। सेकेंड फेज के इन इलेक्शन पे आपका एनालिसिस क्या कहता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करने वाले हैं इस सेकेंड फेज के इलेक्शन में, और इसके साथ साथ ये भी कि मोदी की गारंटी वाला फैक्टर कितना बड़ा रहने वाला है? बीजेपी तीसरी बार पश्चिम यूपी में फतह करना चाहती है। 8 सीटों में से 7 सीटें तो इनके पास थी ही। क्या तीसरी बार बीजेपी उसी तरह जीत पाएगी? क्योंकि एंटी कॉम्बेंसी की भी अंदर अंदर लहर है, उतना कंफर्ट पोजीशन में बीजेपी नहीं है। लेकिन एक बात मैंने जो स्टडी करके समझा, देखा, बीजेपी का कैडर बहुत लंबा चौड़ा है। उस कैडर का मुकाबला दूसरी पार्टियां नहीं कर पा रही है। अब आज वोट पड़ रहा है, लेकिन वोटर बनाने का काम कई महीनों से चल रहा था। मैंने उस मामले में देखा, उस फ्रंट पे देखा कि बीजेपी अपने समर्थकों को वोटर लिस्ट में नाम डालने या रिवीजन करने या करेक्शन करने या उनके न्यू एड्रेस के ऊपर उनका काफी फोकस था। कांग्रेस के पास पहले कभी कार्यकर्ता हुआ करते थे, ये तब की बात है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी या राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। लेकिन क्रमानुसार तो उनके कैडर में कमी आती गई। इस बार जो गाजियाबाद में जो मुकाबला हो रहा है, त्रिकोणीय तो लग रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का उम्मीदवार यहाँ पर है, लेकिन मुख्य मुकाबला मुझे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रहा है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार स्थानीय हैं। अतुल गर्ग, जिनके पिताजी यहाँ गाजियाबाद शहर के प्रथम मेयर हुआ करते थे जी, उनकी अपनी एक पकड़ है, शिक्षा क्षेत्र में भी उनका बिजनेस है और पैसे से भी कम मजबूत हैं, कैडर से भी मजबूत हैं। उससे लगभग आप समझिए कि उनका मुकाबला करने में डॉली शर्मा जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उनका मायके और ससुराल भी गाजियाबाद में है, तो उनकी भी अपनी एक पकड़ है। ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, तो ब्राह्मण और दूसरी तरफ वणिक समाज से बीजेपी ने खड़ा किया, वणिक समाज की भी अच्छी पकड़ है, तो मुकाबला बहुत टफ दिख रहा है। और मैंने देखा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार कांग्रेस के कैडर की संख्या में इजाफा दिखा। और इस बार पिछले इलेक्शन में डॉली शर्मा जब खड़ी हुई थी तो कांग्रेस सपा का उम्मीदवार भी उनके खिलाफ था। इस बार सपा ने उनको समर्थन दिया है, तो सपा और कांग्रेस का वोट बैंक मिला दिया जाए तो उनके पाले में थोड़ी वोट संख्या बढ़ेगी। लेकिन बसपा का भी उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा होने से वो बीजेपी को कहीं न कहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि विपक्ष का जो वोट है, यदि मुस्लिम वोट बट गया 2 खेमे में तो इसका लाभ बीजेपी को दिखाई पड़ेगा। नोएडा, अभी मैं ये बता दूं कि दिल्ली शहर में, दिल्ली राजधानी में 7 सीटों के अलावा 5-6 सीटें जो उसके राजधानी के इर्द गिर्द है, जिसमें यूपी और हरियाणा है, उनमें नोएडा और गाजियाबाद सीटों का बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल। नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा को खड़ा किया गया तीसरी बार, चिकित्सा क्षेत्र में है। तो बसपा के जो
प्रवक्ता जो कह रहे थे कि डॉक्टर शर्मा के बारे में कि वो उनकी पकड़ कमजोर हुई है, मुझे लगता है कि डॉक्टर शर्मा के बारे में समझना पड़ेगा। डॉक्टर शर्मा के साथ आरएसएस बीजेपी का बहुत बड़ा कैडर उनका काम कर रहा है, उनके साथ है। सोसाइटियों में बड़ी गंभीर समस्याएं रही हैं, रजिस्ट्री का मामला बिल्कुल, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। तपन भारती जी, आप जो एनालिसिस अपना बता रहे थे महेश शर्मा को लेकर, आप उसको जरा कंटिन्यू कर लीजिए सर। देखिए, डॉक्टर महेश शर्मा को नोएडा में अपनी पकड़ बनाने में सबसे बड़ा उनका पेशा ही काम आया है। जब वो इलाज करते थे तो वो इन बात पर ध्यान देते थे कि गरीबों और बहुत सारे लोगों को उनके अटैचमेंट थे और उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और साथ साथ वो बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ करते थे। बीच में किसान आंदोलन के कारण उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई थी। वहां पर उन्होंने कोशिश की थी कि किसानों के साथ समझौता किया जाए। उस मामले में प्राधिकरण के साथ उनकी किसानों की जो लंबित मांगे थी, अभी बहुत कुछ मांगे पूरी हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों में दो तरह के लोग हैं। एक जो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, कुछ लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मतलब 100% कोई किसी पार्टी के साथ किसान वर्ग से नहीं जा रहा है। अब जहां तक मिडिल क्लास की बात है कि मिडिल क्लास का अटैचमेंट मैंने बीएसपी के साथ कभी नहीं देखा, क्योंकि जो सोसाइटी में जो फ्लैट में जो गड़बड़ियां हुई है जी, उसका काफी हद तक दोषारोपण बीएसपी की सरकार पर आता है। बीएसपी की जब सरकार थी, मात्र 15% और 20% या 25% का अमाउंट यानी जमीन का जो दाम हुआ करता था गाजियाबाद और नोएडा में, तो इतने कम पैसे में बिल्डर को दे दिया गया। 15% का पैसा लेकर आपने 85% नहीं लिया, दे दिया। उसके बाद बिल्डरों ने बहुत सारी जगहों पर पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं देने के कारण प्राधिकरण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद ने रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। उन फ्लैटों की हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी हुई है। तो ये दोषारोपण बीजेपी के ऊपर नहीं जाता है। बीजेपी ने इसको सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के आधार पर नोएडा में काम हो रहा है, काफी हद तक काम हुआ। आम्रपाली के केस में भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। तो यहाँ कुछ अलग मामला है। सांप्रदायिक तत्वों के हिसाब से भी देखें तो नोएडा में कम्युनल फैक्टर भी कोई ज्यादा काम नहीं करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर वहाँ लोग चाहते हैं कि मेरी मेट्रो की फैसिलिटी कितनी अच्छी से अच्छी होगी, उसमें सरकार का कमिटमेंट या सांसद का कमिटमेंट क्या है। वो अपने मेडिकल क्षेत्र की सुविधाएं देखना चाहते हैं। गाजियाबाद में भी मैंने देखा कि किसान आंदोलन से ज्यादा यहाँ पर अपने लोग पॉल्यूशन के बारे में लोग सोच रहे हैं। यहाँ के लोग अपने मेट्रो फैसिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों से कुछ जगहों पर सवाल किया गया कि आपने मेट्रो विस्तार के लिए काम क्यों नहीं किया। वैशाली से मोहन नगर की ओर मेट्रो का विस्तार नहीं हो रहा है। नोएडा में सेक्टर 62 से ये साहिबाबाद तक मेट्रो का विस्तार नहीं हो रहा है। ये सवाल गाजियाबाद के उम्मीदवारों से किए गए और इन सवालों का कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि गाजियाबाद में 29 लाख वोटर हैं। 29 लाख वोटर में से अधिक वोटर किस पार्टी के किसके पक्ष में जाएंगे, क्या मतदान केंद्र तक जा सकेंगे? क्योंकि लू भी एक बाधा है, गर्मी भी एक बाधा है। बिल्कुल, गर्मी के इस बार गर्मी फोरकास्ट किया गया है कि ज्यादा गर्मी पड़ेगी। लू के कारण बहुत सारे उम्मीदवारों का, अपने नितिन गडकरी इसी गर्मी में बेहोश हो गए नागपुर में। तो कई जगहों से रिपोर्ट आ रही है। वो हालात यहाँ नोएडा और गाजियाबाद में भी है कि गर्मी के कारण सुबह के समय हमने देखा गाजियाबाद के कुछ मतदान, बिल्कुल ऐसा बोला भी जाता है तपन जी कि नोएडा का जो वोटर है पढ़ा लिखा वोटर है, लेकिन वोट करने के लिए नहीं निकलता है। वो आराम करता है, वो छुट्टी मनाता है। उसको छुट्टी पूरे मानी आज पूरे शहर में कामकाज ठप हो गया है सरकार के निर्देश पर कि वोट देने जाना है। लोग वोट देना चाहिए, वोट देने में उनको 1 घंटे से अधिक नहीं लगेगा। जो सुबह गए थे वो तो 5 मिनट में कह रहे हैं कि हम वोट देकर आ गए। सुबह के टाइम पे भीड़ भी कम होती है, लाइन में कतार भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तपन जी उनके भीड़, उनके कंफर्ट जोन में जाने के कारण वो सिनेमा चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। कुछ लोग तो बाहर चले गए, आउट ऑफ स्टेशन चले गए। तो वोट का परसेंटेज 60% से अधिक जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। ठीक है सर, वापस लौट रही हूं मैं आपके पास। अनु जी, आपका रुख करते हुए 88 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं।
और 2019 की अगर बात करें तो इस 88 में से 52 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी और बाकी जो अदर्स की सीटें उसका ओवरऑल वो भी 18 ही बन जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपका जो न्याय पत्र है वो बीजेपी के ज्ञान पत्र के सामने कहां पर स्टैंड करता है, जब बीजेपी इन नेशनल मुद्दों को भुनाती है या बनाती है, चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, CAA का मुद्दा हो, महिला आरक्षण बिल का मुद्दा हो, हालांकि वो परिसीमन और जनगणना के बाद लागू होगा। जब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को एक नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा बना देती है, तो ऐसे में जो न्याय पत्र आप लेकर आए हैं वो आपको लगता है कहां पर स्टैंड करता है? ये एक बात अभी आपने ही एक बात कही है कि जो ज्यादातर एजुकेटेड लोग होते हैं वो वोट करने नहीं जाते हैं, और वो आज के इस वोटिंग दिन को वो अपने हॉलिडे डेज में मानते हैं। और रही बात, ये बात सही भी है कि ज्यादातर वोटर्स जो होते हैं वो बहुत पिछड़े इलाके के या गांव के लोग होते हैं। और आपने बीजेपी के जिन मुद्दों को आपने गिनाया है, मुझे नहीं लगता कि ये सारे मुद्दे जो गांव देहात के लोग होते हैं वो इन मुद्दों से ज्यादा जागरूक होते हैं, क्योंकि उनके लिए आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान और सुरक्षा। आज गांव की जनता से लेके हर कोई इन मूलभूत मुद्दों से इतना परेशान हो गया है कि वो अन्य मुद्दों पे अभी अपना सोच विचार कर ही नहीं पा रहा है। आप बखूबी जानती है कि इस समय महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। आज सबसे ज्यादा अगर इस महंगाई से कोई परेशान है तो वो बीच के तबके के और निचले तबके के लोग हैं, और ये सभी लोग इस समय सबसे ज्यादा परेशान है इस बीजेपी के लोगों से, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से, चाहे वो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। जी, वो लगातार जिस तरीके से अपने सारे वादों पे बीजेपी विफल रही, ना तो वो लोगों को 2 करोड़ नौकरियां दे पाई है, ना तो वो लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करके दे पाई है, ना तो वो तेल के दाम सस्ते करके दे पाई, ना आटा के, ये सारे मूलभूत गैस के दाम, अगर आप गैस के दामों की बात करेंगे, जिस चीज को बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में उज्ज्वला योजना के तहत 2014 में दिखाया था, आज वही चीज यूपी में सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशान कर रही है। ये बीजेपी के लोग दूसरे राज्यों में जाके दूसरे राज्यों को लोग ये तो कह देते हैं कि भाई हम 500 रुपए, जहां जहां चुनाव होगा वहां 500 रुपए का हम आपको सिलेंडर देंगे, मगर उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो आज भी ये सवाल कर रही है कि हमारे वहां सिलेंडर सस्ता कब होगा। आज महिलाओं को अपना किचन संभालने में दिक्कत हो रही है। गैस के दाम से लेके आटा, तेल, मसाले, सबके दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। और अब आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए और आप युवाओं को लेकर अगर आप बात करेंगे तो ये हम नहीं, ये युवा खुद ही बीजेपी शासन काल में लगातार आंदोलनरत होकर ये अपना फैसला कभी सुना चुके थे कि इस भाजपा सरकार से युवा कितने परेशान हो गए हैं। लगातार पेपर लीक के मामले, लगातार जिस तरीके से युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, उन्होंने आंदोलनरत होकर सड़कों पे निकल के बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोला, ये खुद जवाब दे दिया कि बीजेपी अपने सारे किए 2014 में किए हुए वादों में विफल रही है, और इसलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं संजय जी से। भारत की हो, वो बीजेपी के किसी भी वादों पे अब भरोसा नहीं कर रही। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं संजय जी से, आपके पास लौट रही हूं मैं। संजय जी, मैंने वो भी मुद्दे गिनाए हैं जो वायदे आप लोगों ने पूरे किए हैं, पर एनआरसी हो गया, यूसीसी हो गया, गंगा सफाई हो गया, गरीबों का पक्का मकान हो गया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, ये वो है जो पूरे अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ नुकसान कर सकते हैं इन इलेक्शंस में? और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपको घेरा जा रहा है, ये भी देखिए। आपने महंगाई की बात की, आप मुझे एक अर्थशास्त्र बताइए। ये कांग्रेस का अर्थशास्त्र है। कांग्रेस कहती है कि किसानों को उनकी उपज का तो दुगना दाम दीजिए आप, लेकिन उस उपज को जब आम आदमी खरीदे तो उसका दाम आप कम कर दीजिए। और हम कम करने की बात छोड़िए, हम तो फ्री में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तब ये कहते हैं कि आप अनाज के लिए लोगों को लाइन में लगाते हैं। यह वास्तव में कांग्रेस का अर्थशास्त्र लोगों को गुमराह करने वाला और खुद इनके गुमराह होने वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए जितना काम किया है, इसीलिए आज देश का हर गरीब नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ खड़ा है। उन्हीं गरीबों के लिए फ्री में अनाज है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देकर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज के वितरण की योजना चलाकर गरीबों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये वो कदम है जो महंगाई से गरीबों को दूर करता है। गरीबों की समस्या क्या है? उनके लिए छत होनी चाहिए। छत की व्यवस्था कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी काम करती है। गरीबों के लिए उनकी इज्जत बचाने के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। हर घर तक बिजली ले जाने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। हर किसान के पास सिंचाई की सुविधा हो, कौन लाता है? भारतीय जनता पार्टी लाती है। हर घर नल से जल पहुंचे, ये योजना भारतीय जनता पार्टी लाकर गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाती है। यही नहीं, 50 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के पास अगर 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी देती है। हर गरीब को, हर ऐसे वर्ग को जिसको आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में उन तक पहुंचकर योजनाओं को पहुंचाकर, और योजनाओं को इस तरह पहुंचाकर जिसमें कहीं कोई एक पैसे का भी भ्रष्टाचार संभव नहीं है। अगर हम किसान को 2000 रुपए की राशि 3 बार पहुंचाते हैं तो उसमें 2000 में से 1999 रुपया 99 पैसा नहीं पहुंचता, पूरा का पूरा 2000 पहुंचता है। ये हमने भ्रष्टाचार से मुक्त योजनाएं बनाई हैं, और इसी आधार पर जब ये गरीब किसान गांव में रहने वाले लोग जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तभी विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैक हो गई। वास्तव में योजनाओं के साथ गरीब तबके के व्यक्तियों के लिए उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसी से देश का परिदृश्य बदला है। और राज्य बना किस लिए है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन व्यवस्था है, और देखिए जहां कांग्रेस आएगी वहां महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे? ये हिमाचल में जीते तो सबसे पहले इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर उसका रेट बढ़ा दिया। अगर ये कांग्रेस कर्नाटक में आए तो वहां पानी के पीने की समस्या है, और जो लोग जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वहां बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं, वहां कॉलेज में सरेआम उनकी गर्दनें काट दी जा रही हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बताती है कि ये कांग्रेस और विपक्ष के लोग राज्य की बेसिक जो आवश्यकता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहनी चाहिए, उसमें भी फेल हो रहे हैं। कल्याणकारी योजनाएं चलाने में नाकामयाब हो रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश का हर वो वर्ग जो एकदम निचली पायदान पर है, उसके लिए परिवर्तन हो रहा है, और इसीलिए वो वोट दे रहे हैं। आप अगर दिल्ली के आसपास की बात की, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी जबरदस्त दुर्व्यवस्था थी। इसी गाजियाबाद में, नोएडा में हमने सब में परिवर्तन किया है, और इसी आधार पर 300 पार और तीसरी बार मोदी की सरकार बनने वाली। ठीक है अशोक जी, अगर बसपा का भी साथ मिल जाता इंडिया अलायंस में, तो आपको लगता है कि चुनौती थोड़ी कम हो सकती थी? अब ट्रायंगल फाइट हो रही है तो आपके कहीं ना कहीं वोट काटती बसपा नजर आने वाली है, अशोक जी? हो रही है वो बाइपोलर फाइट। एक फाइट है जो मोदी सरकार की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और एक फाइट है जो इंडिया गठबंधन के समर्थन में। जो मतदाता वर्ग, जो जनता का वर्ग चाहता है कि उसको पेपर लीक से छुटकारा चाहिए, अग्निवीर से छुटकारा चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी और लीगलाइज लूट से छुटकारा चाहिए, देश के कानून और लोकतंत्र को विध्वंस करने वालों से छुटकारा चाहिए, वो जनता का वर्ग स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। लेकिन अभी हमारे भाजपा के साथी बड़ी बातें कर रहे थे, राशन की बात बता रहे थे। जब हमारे युवा नौकरी मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो ये कहते हैं 5 किलो राशन की भीख लो और चुपचाप घर बैठ जाओ। जब हमारा किसान एमएसपी मांगता है तो ये कहते हैं 5 किलो राशन की भीख लो और चुपचाप घर बैठ जाओ। जब हमारा कोई भी वर्ग, जब महिलाएं हमारी शोषण की बात करती, जब इनके सांसद लगातार उनका शोषण करने का काम किए, जब कहते हैं 5 किलो राशन खाओ, चुपचाप घर बैठ जाओ। देखिए ये कहते हैं अमृत काल चल रहा है। ये कौन सा अमृत? तो हमने बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अमृत जो है जीवन दान देने वाला चीज है, लेकिन इनका अमृत काल जीवन लेने वाला है। तो ये अमृत काल जीवन किसका ले रहा है? आपको याद होगा 700 किसानों ने शहादत अपनी दे दी बॉर्डर पे, किसान का 3 कानूनों के खिलाफ। ये अमृत नहीं,
ये इनका विष काल चल रहा है, जो लगातार लाखों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। 700 किसानों ने शहादतें दी, हमारे नौजवान फांसी लगा रहे हैं, हमारे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के आप देखेंगे परिवार जहर खा के आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। तो ये अमृत काल नहीं चल रहा है, ये एक्चुअल में विष काल चल रहा है और विष काल का अंत 2024 के लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। और जनता, आप कह रहे हैं ना कि कैडर कम इंडिया, जो कांग्रेस का कैडर कम फला कैडर, देखिए चुनाव जनता लड़ रही है, भले किसी पार्टी का कैडर ज्यादा हो, कम हो, मजबूत हो, कमजोर हो, लेकिन आज जनता अपने हाथ में वो लेके वोट की जो मशीनरी लेकर, चलिए ठीक है, ये तो 4 जून को अब साफ हो जाएगा कि जनता किसको चुनती है, सत्ता पर किसको बैठाती है। बहरहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजे 4 जून को आने वाले हैं और ये देखना होगा कि जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी को सौंपने वाली है।